भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक कार्य प्रणाली डेवलप की है। उसमें हम में से बहुत सारे लोग भी गए होंगे प्रवास पर। जब मैं केंद्र में मंत्री था तो मेरे पास में 4 लोकसभा क्षेत्र का महाराष्ट्र का क्लस्टर था 2 साल पहले। उसमें बारामती, सिरूर, शिरडी और रायगढ़। और हमने वो कार्यकर्ता के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते नहीं मिला, हमें प्रभार उसी नाते था। मैं उस क्लस्टर का इंचार्ज था। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के पास एक लोकसभा थी, वो उस क्लस्टर में थी। रेणुका जी के पास एक थी, मेरे पास 2 थी और क्लस्टर का इंचार्ज में था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता था। निर्मला जी तो मुझसे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, लेकिन क्लस्टर का इंचार्ज मैं था। जैसे ही मुझे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया तो फिर मुझे लगा कि मुक्ति हो गई। लेकिन एक बार मुझे कहा गया कि नहीं, आपको एक बार जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्लस्टर की व्यवस्था बदली। अभी मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन गया तो मैंने सोचा चलो मुक्ति हो गई होगी। लेकिन अभी एक दिन फिर फरमान आया कि सांगली, सोलापुर और माढ़ा महाराष्ट्र की 3 लोकसभाएं हैं जिसमें आपको 4 दिन का प्रवास करके आना है। फिर अचानक अभी 7 तारीख को आया कि आपको बालाघाट। उधर में थोड़ा चिढ़ गया था कि भाई उतना समय ही नहीं था, जब मैं लौटा ही था, और बालाघाट 11 तारीख को आना है। पर 11 तारीख को कैबिनेट हो गई। फिर मैंने सोचा 13 को जाऊंगा। तो जब भी मैं अभी जहाँ दमोह से सांसद था, वहाँ एक बहुत आध्यात्मिक विभूति थी जय सरकार। उनका शताब्दी समारोह था, लेकिन वो ऐसे ही सहज थे। उन्होंने कहा नहीं कर पाओगे, क्यों परेशान होते हो। और वो 99.5 साल में उन्होंने दे त्याग दी। पर हम लोगों ने तय किया कि उनका शताब्दी वर्ष मनाना है। तो वो 100 साल के बाद में जो वर्ष था उसका कल वो दिन था। तो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी इच्छा थी कि जो शिवलिंग की स्थापना हुई है उसका पहला अभिषेक मैं करूं। तो फिर मुझे मजबूरन जाके अभ्यारण्य में रुक के उस काम को करना पड़ा। तो मैंने 14 रखी। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। तो ये संयोग बना है और मैं इसे सुखद संयोग मानता हूं। हम 3 पूर्व सांसद हैं यहाँ, मैं हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, भाऊ हैं, 3 तो अपन पूरे हो ही गए ना। नहीं, अरे पूरे मान लेते हैं 3। तो मुझे लगता है कि 3 तो हैं। सिवनी, मैं तो दोनों जिलों का नहीं हूँ। सिवनी का पूर्व सांसद था, जिला मेरा नरसिंहपुर है। लेकिन जो बालाघाट है, आप एक अंतरराज्यीय सीमा पर लगे हुए जिले हैं। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। जब आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं तो आपको सुविधा भी होती है और चुनौतियां भी होती है। आप जिस वामपंथी उग्रवाद की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारी समझ बढ़नी भी चाहिए। और इसलिए कहीं ना कहीं अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 1 करोड़ लोगों से संकल्प पत्र के लिए अपनी स्वीकृति लीजिए। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम अगर ये मानते हैं कि हम पार्टी का हमारे जीवन का 3 दशक का, 4 दशक का, 5 दशक का अनुभव है, तो इस बदलाव को स्वीकार करिए। बदलाव है कार्य प्रणाली का। मैं कहूं कि नहीं साहब, मैं मेरी तो उम्र अभी उतनी नहीं है। डॉक्टर साहब वगैरह की तो उम्र बहुत है, मुझसे बहुत बड़े हैं वो। अब मैं इतने चुनाव लड़ने के बाद भी मैं कहता था कि किसी और को मौका देना चाहिए। और मैंने ये बात 6 महीने पहले कह दी थी, चुनाव के 6-8 महीने पहले बोल दिया था कि ऐसे करना चाहिए। क्योंकि अब आप मानकर चलिए कि जो गति है विकास की, उसमें इतनी तेजी है कि हमें भी एक नए सिरे से सोचना होगा। और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, मैं हमेशा ना तो भाग्यवादी कभी रहा नहीं, लेकिन मैं यथार्थवादी जरूर हूं। मैं मानता हूं कि विचार के लिए जब आप आए हैं तो नियति ने आपकी भूमिका भी तय की है। हम लोग थे, जो हमारी पीढ़ी के लोग थे, जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो बिल्कुल व्यवहारिक बात की। मैंने कहा आप अपनी व्यवहारिक बात करो। उन्होंने जो व्यवहारिक बात की है कि हम लोगों के दौर में जो कठिनाइयां थी वो आपको भी देखने शायद भविष्य में जिंदगी में मिलेंगी नहीं। आप भाग्यशाली हैं। जो नए लोग हैं उनको इस बात को मानना चाहिए। इसलिए कभी किसी वरिष्ठ का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपने वो दिन देखे नहीं है साहब कि कार्यकर्ता के यहाँ रोटी खाने का इंतजाम नहीं होता था।
आपने वो देखा नहीं है कि वो चलते कैसे था, उसके साथ होता क्या था। इसी जिले में, इसी लगी हुई विधानसभा में बरघाट की हालत क्या थी। 90 की बात कर रहा हूं मैं, कोई पिछली शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। ये चीजें हमें समझनी चाहिए। जब मैं सांसद बना था तो हम जाते थे बैहर विधानसभा में, जाते थे, क्या होता था, परिस्थितियां क्या थी हमारी। और इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी भूमिका अदा की है, जिसने सहयोग किया है, सिद्धांत का धर्म कहता है कि उसको कभी भूलिए मत। मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा ये बात कहता है, मैं संघर्ष का आदी हूं, लड़ने में विश्वास करता हूं, लेकिन जो लोग आपके साथ में बुरे समय में लड़ते रहे, साथ खड़े रहे, उनके सम्मान में कभी जीवन में कमी मत लाइए, तो आपका तब बरकरार रहेगा। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं गोटेगांव में, हमारे यहाँ बहुत गोली गट्टे चलते थे, डॉक्टर साहब जानते हैं, एक बड़ा दौर था वो। तो एक बार मेरे एक जैन कार्यकर्ता, जी जैन अभी हैं, वो भी मुझसे उम्र बड़े हैं, एक गांव में हमारे साथ वो चले गए, स्कूटर पर बैठ कर गोली चलने लगी। तो जब वो तो बेचारे लड़ने बढ़ने में उनका भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी जो टिप्पणी है वो जानबूझ के मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। तो मैं तो कभी लड़ने में मरने में उसकी परवाह करता नहीं था, तो मैं तो चलो चला गया, लेकिन वो भी मेरे पीछे पीछे चले गए। लौट कर जब सब कुछ शांत हो गया, मैंने उनसे पूछा आप क्यों गए थे भैया? तो बोले भाई हम मार तो नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे साथ मर तो सकते थे। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो उस दिन के बाद मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकार भी हो, तो आपको ऐसे क्यों करना? पर आप कार्यकर्ता के मनोभाव को समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि जो हमारे साथ लड़ रहा है वही बहुत बड़ा सहयोगी है। जो आपके लिए बिना लड़े मरने के लिए तैयार है, उसकी कीमत उतनी ही है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ता का मूल्यांकन का तरीका और पैमाना क्या होगा, ये हमारे पैमाने से नहीं चलता। मैंने एक जगह भाषण किया अभी, और मैंने कहा कि जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता और संतुष्टि जीवन, ये 3 ही पैमाने हैं व्यक्ति के जीवन में। और किसी से सर्टिफिकेट मत दीजिए, अपने आप से पूछिए। अगर आप सफल जीवन की बात करते हैं तो परिभाषा बड़ी साफ है कि समाज के मापदंडों के आधार पर जो आपका मूल्यांकन होता है। जिस किसी को धन पसंद है, किसी को धनपति हो गया तो उसको लगता है कि मैंने बहुत विकास कर लिया, मेरी बहुत बड़ी सफलता है। किसी को पद मिल गया तो उसको लगता है कि बहुत बड़ी सफलता है। ये आपकी सफलता हो सकती है, लेकिन कैसे समाज स्वीकार कर रहा है? यदि समाज स्वीकार करेगा इस सफल जीवन को जिसे आप सफलता मानते हो, तब वो सार्थक होगा। सार्थक जीवन वो होगा कि कई बार किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होता, लेकिन एक सड़क पर खड़े हुए आदमी की इज्जत उससे ज्यादा होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम व्यापारी हो, जननेता हो, कार्यकर्ता हो, जरा मूल्यांकन समाज से लीजिए। ये आपका सर्टिफिकेशन काम नहीं आएगा। सफलता का सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं शायद, लेकिन समाज भी करेगा। लेकिन सार्थक जिंदगी कैसी होती है, इसका मूल्यांकन सिर्फ समाज करेगा, आप नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन संतुष्ट करने वाला जीवन है या नहीं, ये फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं, समाज नहीं कर सकता। यदि संतुष्ट है, मैं आज डॉक्टर साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस संतुष्टि कारक बातों को यहाँ पर रखा, ये उनके जीवन के अनुभव का पैमाना। जीवन में बहुत गलतियां हुई होंगी, बहुत चीजें बिगड़ी होंगी, लेकिन अंत में जब जाकर आदमी इतना बड़ा मन दिखाता है तो ये कम नहीं होता। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम जीवन की इसी परंपरा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम सब मिलकर स्वयं तो अपनी सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन शायद समाज को भी हम ऊंचाइयां देने का काम करेंगे। सार्थक जिंदगी सिर्फ हमारा भला नहीं करती, समाज का बहुत भला करती है। बुरा नहीं करिए, मैं तो नशे का विरोधी हूं। हम अपनी संतानों को अपनी आंखों के सामने बिगड़ते देखते, लेकिन बचा नहीं पाते। ये बड़ी चुनौती है। लोग जिस जनसंख्या का मजाक उड़ाते थे, हमारे खान पान का, वेशभूषा का, अनाज का, सबका मजाक उड़ता था, ये दिन लौट कर आया जिसकी कल्पना नहीं होती कि आज पूरी दुनिया हमारी सांस्कृतिक विरासत के आगे नतमस्तक है। ये हमारी सफलता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे खान पान की तारीफ हो रही है, उसकी कॉपी हो रही है, हमारे अनाज की, हमारी वेशभूषा की, सब पर दुनिया के साइंटिस्ट मोहर लगा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मातृशक्ति बैठी है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो खाली वोटों का खेल नहीं है। आप भगवती की उपासना करते हो, लेकिन घर में उपासना करते हैं क्या? गुलामी ने हमारी माता बहनों को
शहरदबारी में ढकेल दिया। उस गलत रूढ़ी को हमने बरसों तक ढोया कि नहीं ढोया? ऐसा तो नहीं कि उसमें क्षमता कम थी। मैं उदाहरण देता था कि आप 100 साल पहले जाओ, 150 साल पहले जाओ तो रानी अवंतीबाई मिल जाएंगी, 400 साल पहले जाओगे तो रानी दुर्गावती मिल जाएंगी। देश के इतिहास में महिलाओं की अगुवाई के ढेर निशान मिल जाएंगे, जो पुरुषों से ज्यादा बहादुरी के साथ और योजना के साथ लड़कर उन्होंने अपना रास्ता तय किया। तो आप ये कह नहीं सकते कि उनमें क्षमता नहीं थी या क्षमता नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है इस मूल्यांकन के साथ हमें जरूर विचार करना चाहिए। वास्तव में प्रधानमंत्री का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस कमेटी की बैठक में था जब पहले दिन तय हुआ था। डॉक्टर साहब की बात को अन्यथा मत लीजिए, वास्तव में डॉक्टर साहब को ये सीट फाइनल हो गई थी, ये बात सच्चाई है। और उसके बाद में जब ये तय हुआ कि भाई मध्य प्रदेश के लोग क्या महिलाओं को टिकट ही देना नहीं चाहते, तब ये चीज़ें रुकी और ये परिणाम बदले। तो मुझे लगता है कि ये परिणामों को इसी सहजता से लेना चाहिए कि नेतृत्व तो चाहता है कि राज्य की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, महिलाओं को आरक्षण सिर्फ कोटे में न मिले, हम वो नेतृत्व पैदा करें और एक पार्टी का काम करने वाली कार्यकर्ता और नेता उनको अवसर मिलाए और हम जी जान के साथ में काम करें। पर मैं बालाघाट का आंकड़ा भी देखता हूँ। मैं जब बालाघाट अकेला था, अब से उन्हीं की 2 विधानसभाएं। कंपटीशन तो ये होना चाहिए कि 2 विधानसभाएं ज़्यादा जिता देती हैं और पूरा जिला नहीं जिता पाता। इस बार इस भ्रम को तोड़िए, यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चल सकते हैं साहब।